हुसैनी साहब, क्या कहेंगे कि आप जैसे कि आप एमएम पक्ष में थे और काफ़ी सारी नाराज़गी चल रही थी, एक्चुअली इसमें क्या हकीकत क्या है नाराज़गी? देखिए, दरअसल कि महानगर पालिका के जो इलेक्शन शुरू हुए 2025-26 के, और इसके अंदर जिस तरीके से इब्तिदा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम शुरू हुआ, आपने लोगों की जो है तो दरख्वास्तें मंगाई, उसके बाद आपने इंटरव्यूज़ लिए, इंटरव्यूज़ लेने के बाद में आपने जब टिकटों की जो जिस तरीके से तकसीम किया गया टिकटों, और उसके बाद में सारी चीज़ें मंजर आम पे आ गई। बावजूद इसके हम न हम मजलिस को नुकसान पहुंचाना चाहते, न हम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना चाहते। और हमने जिस दिन आपने लिस्ट डिक्लेयर कर दी, यानी कि मुझे यकीन हो गया कि मेरा टिकट आपने काट दिया, शाये कर दिया अपने नाम, आप उस दिन के पूरे मेरे फेसबुक पे जाके, सोशल मीडिया पे, आप जो है तो यूट्यूब पे देख सकते हैं कि मैंने ईमानदारी से खुले दिल से सारी बातें कह दिया कि जो पार्टी का फैसला है, क्यों तो मेरे ज़ाती मफाद से बड़ा कौम और मिलत का इत्तेहाद। मैंने ईमानदारी से सारी बातें सामने रख दी, जिनको टिकट दी उनको मुबारकबाद दे दी। मैंने अपनी जगह मेरी ये नियत कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, ईमानदारी से काम करेंगे और पार्टी को जीतेंगे, उम्मीदवारों को जीतेंगे। क्यों तो इस वक्त मुसलमानों को सियासी प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। मुसलमानों के साथ सियासी नाइंसाफ़ी हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरतें बढ़ा दी गई, ये सारे हमारे जज्बात थे। लेकिन अचानक 2 दिन के बाद जब हमारे साबिक़ मोहतरम सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से जब सवाल करने का तो हक़ है हमको कि आपने हमारे टिकटों को क्यों काटा, हमसे क्या खताएं हो गई, कहाँ हम कम पड़ गए, तो जो जवाब उनके तरफ से आया वो नाकाबिल बर्दाश्त, और ज़र्फ़ वाला इंसान उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उसके बाद हमको जब ये लग गया कि तमाम तर तवानाई सर्फ करने के बाद, पूरी क़ुव्वत और सलाहियत इस जमात को लगा देने के बाद, इम्तियाज़ जलील साहब की शख्सियत को संवारने के बाद, अगर हमारी वफादारियों का सिला और हमारी कदर अगर आपकी नज़र में ये है, तो फिर इज़्ज़त ज़र्फ़ को ठेस लग जाती है, तो फिर ऐसे हादसे रूनुमा हो जाते हैं जो आपने और हमने वो नज़ारे देखे। सर, हद तो तब हो गई कि जब भी आपके जितने भी एमआईएम के जितने भी वफादार लोग थे उनको गद्दार का लक़ब दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये घमंड और तकब्बुर के अल्फाज हैं कि पार्टी के जितने कारपोरेटर्स हैं आपने सबको इस्तेमाल करा। आज हम ठगली जैसे महसूस कर रहे हैं अपने आप कि हमने अपनी तवानाई, अपनी सलाहियतें कहाँ सर्फ कर दी। आपने तो कौम के इत्तेहाद के नाम पे हमको इस्तेमाल कर लिया। मैं वो शख्सियत है जो बैरूनी रियासतों को जाके मजलिस को मजबूत करने का काम करा। मैं वो शख्स हूँ जिसने आंदोलनों को कामयाब बनाने के लिए बिल्कुल अपने आप को मैंने कानूनों के कई बार हवाले कर दिया। हमने आपके एहतजाजों के अंदर, आपके प्रोडक्शन के अंदर, आपके प्रोटेस्ट के अंदर सब में हिस्सा लिया, कहीं कम नहीं पड़े हम। और तमाम कारपोरेटर्स की जो जिम्मेदार है, जिनको सियासत समझती है, हमने अपने आप को छोटा करके आपको बड़ा बनाया। और उसके बाद अगर आप इसी दिल आज़ारी की बातें करेंगे, वफादारियों का सिला मिलता है, वफादारियों के इनाम मिलते हैं, और वफादारियों का सिला और ईमानदारी का सिला अगर आप ऐसे अल्फाजों में दे रहे हैं कि आपने बीजेपी से पैसे लेके भी को हराए, आप गद्दार हैं, आप जो तो धोखेबाज हैं, तो इंसान कोई भी हो, उसके हर इंसान की बर्दाश्त करने की हद है। यकीन मानो, उनसे ऐसे अल्फाजों की हमको तवक्को नहीं थी, और हमको ये उम्मीद ही नहीं थी कि कभी हमारे साथ ऐसा कर गुजरेगी। लेकिन अल्लाह जाने वो कौन सी तकब्बुर में और कौन से घमंड में कि वो किसी को गिनने को तैयार। लेकिन सर, आपकी नाराज़गी इतनी तक लग रही है कि हम देख रहे हैं, जहाँ तक कि हमारी नज़र पहुँच रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबर साहब की वहाँ पर फ़ोटो दिख रही है, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब की फ़ोटो नहीं दिख रही है। नहीं, देखिए, हमने जो पार्टी में शोहरत पाई है, इसमें कोई शक नहीं कि हमने जमात के अंदर जो क़ुव्वत पाई है वो सब मेरे कायदीन की मरून में है। हमने जमात के परचम को थाम के चला तो यकीनन हम शोहरतों से नवाजे थे। अगर हमने काम किया तो अवाम ने हमको सराखों पे बिठाया, और इंशाअल्लाह हमने काम करके लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लेकिन आपके पास वो नज़र सब मालूम है उनको। सब कुछ मालूम होने के बाद जब हमारे मोहतरम क़ायद मोहतरम असद अजीज़ साहब ने आपके हाथ में इख्तियार दिया, आपके हाथ में इंसाफ करने की क़ुव्वत दी, आप मुनसिफ नहीं निकले, आपने सबके गले काट डाले सियासी तौर पर, सबकी सियासत के कैरियर ख़त्म बर्बाद करके रख दिया।
सर इसमें जफ़र बिल्डर साहब ने भी कहा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया था, रोते हुए कहा, अक्सर थे आंसुओं से रोते हुए कहा कि मैंने जो जिस प्रभाग से वोट मांगा था, लेकिन वहाँ पर एक एमआईएम का टिकट वापस हुआ है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि जफ़र साहब ने उसकी डिमांड की थी, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। इम्तियाज़ जलील साहब ये कह रहे हैं कि मैंने मेरिट के आधार के ऊपर जो है टिकट दिया। मेरे को आप बताइए आपका मेरिट का पैमाना क्या है। इससे पहले मैं कह चुका हूँ मेरिट के पैमाने अब आप हर चीज़ को कसौटी में घसे होंगे ना। मेरिट का सबसे बड़ी फेलियर की इनकी बुनियाद ये है कि उनका नज़दीक का आदमी प्रांतोष वाघमारे का प्रभाग नंबर 3 से फॉर्म का रिजेक्ट हो जाना, ये मेरिट था क्या आपका? उसी प्रभाग के अंदर एक ऐसी बच्ची को टिकट दे दी जो टिकटॉक बना रही है। पार्टी कितनी डैमेज हो रही है देखिए आप। उसी के साथ साथ आपने प्रभाग नंबर 13 के अंदर ऐसे शख्स को टिकट दे दी कि जिन्होंने आपका टिकट आपके मुंह पे फेंक के मारा, जमात को इसके अंदर नुकसान पहुंच रहा है। जफर बिल्डर ने अगर जो बात कही है कि बिल्कुल उनके सामने जो है तो टिकट को वहाँ से हटाया, सामने वाले ने विड्रॉल करके चले गया, उस पर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का ये बयान है कि मैंने चाचा और भतीजे की दुश्मनी को ख़त्म करना चाहा, मैंने इनके रिश्तों को मजबूत करना चाहा। तो सबसे पहली बात ये है कि पहले इलेक्शन में फिर आपने टिकट क्यों दिया? आपको मालूम नहीं था कि चाचा भतीजे मध्य मुकाबले आ जाएंगे, खानदानों में झगड़े लगने वाले हैं, यानी कि लगेंगे भी आग, आप बुझाने का भी क्रेडिट लेंगे आप। अब फिर आप बोल रहे कि मैं रिश्तों को मजबूत कर रहा था, जोड़ रहा था। आप क्या मैरिज ब्यूरो चला रहे, क्या शादी.com चला रहे, आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे? आपका काम था हकदारों को वहाँ पर हक देना। यकीनन जफर बिल्डर बहुत काम करा, उसको वहाँ से आपने टिकट देना चाहिए। यकीनन सलीम पटेल गोरगांवकर को आपने बहुत इस्तेमाल करा। कहा है वो हैदराबाद के जिम्मेदार जो आके सलीम पटेल को रात के 5-5 बजे तक इस्तेमाल कर रहे थे, एक टिकट देने की आप सिफारिश नहीं कर सके। और इम्तियाज़ जलील साहब के इलेक्शन के अंदर मोदी ने दोनों पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन के अंदर इतनी मेहनत की उनको जिताने की कोशिश की, चला दिया छुरी आपने उसके भी गले के ऊपर। कहाँ ना इंसाफिया करेंगे? सर ये भी देखा गया कि कटकर गेट के अंदर जितने भी एमआईएम के जो कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे प्रचार के लिए, तो लोगों ने वहाँ से एमआईएम के जो जिस तरीके से पुराने लोगों को टिकट नहीं मिला, वहाँ की नाराज़गी देखते हुए लोगों ने वहाँ से एमआईएम के कार्यकर्ताओं को वहाँ से निकाल भगाया नहीं, उम्मीदवारों को वहाँ से बिल्कुल जलील करके भगाया। और उसकी वजह ये है कि वो शख्स वो है जिसको वहाँ से भगाया जो इम्तियाज़ जलील साहब का पार्टनर है। आप पार्टनरों को टिकट दे देंगे, आप राजदारों को टिकट दे देंगे, आप नवे अपने धन्ना सेठों को टिकट दे देंगे, तो फिर हकदारों ने कहा जाना। यानी कि मैंने पूरी ज़िंदगी की मेहनत आपके पास करना, उजरत आपके पास करना, और जब मुआवजा मांगने का टाइम आएगा तो मुआवजा किसी और को देंगे, हकदार को आप नहीं देंगे। बहुत फास्ट रद्द किया है। सर कितना असर पड़ेगा जितने लोगों को जो टिकट नहीं मिला है पुराने? नहीं, देखिए मेरी एक बात सुनिए, इसके अंदर जो है ना हमारे पास में सबसे बेहतरीन काम करने वाला, सबसे लाजवाब कारपोरेटर ज़मीर खादिम, उसके बाद में इसाक हाजी, उसके बाद अबुल हसन हाशिमी, उसके बाद रफ़त यार खान, उसके बाद मैं खुद, ऐसे कई कारपोरेटर जिन्होंने दिन रात ज़मीन के ऊपर काम को उतारा। 2020 से तो कोई बॉडी नहीं थी, हमने कॉरपोरेशन से गवर्नमेंट के बजट्स ला के हमने लोगों के काम किए और 5 साल तक मजलिस को मजबूती से थामे रखा और उसके दामन को मजबूती से थामे रखा और मजलिस को मजबूत किया। आपने असेंबली इलेक्शन के अंदर जो वोटों की फसल काटी ना, वो हमारी मेहनत की मरून मेहनत थी। सर इसमें एक बात और सोशल मीडिया पे इम्तियाज़ जलील साहब ने बयान दिया कि भाई अगर ओवैसी साहब कहते हैं तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा और इस्तीफ़ा भी दूंगा, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए आप अगर वाकई में सियासतदान हैं तो मेरे क़ायदे मोहतरम के बोलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? अखलाकी जिम्मेदारी ये है कि आप पार्लियामेंट के इलेक्शन जब हारे, आपने सबसे पहले त्यागपत्र दे देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? आप बोलिए, आप तो पार्टी के सदर हैं ना, आप खुद हार गए पार्लियामेंट का इलेक्शन, देना चाहिए ना। उसके बाद असेंबली का इलेक्शन 288 महाराष्ट्र की विधानसभा का आपने लड़ लिए, आपने 15 कैंडिडेट खड़े कर दिए, पूरा गिर गए, आप खुद भी हार गए। तो सदर की अखलाकी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी राजीनामा देना, इस्तीफा देना? आप बताइए मेरे को, हाँ या ना बोलिए। ऐसा ही होता है अखलाकी तौर पर। उसके बाद अभी नगर निगम के पूरे चुनाव हुए, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के आप एमपी रह चुके हैं। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक भी कारपोरेटर नहीं चुन के आया, आपने इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप मेरे क़ायदे मोहतरम के कहने का इंतजार कर रहे क्यों?
क्या आपकी अखलाकी जिम्मेदारी नहीं पहुँच रही? देखिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोग इनकी कायदाना सलाहियतों से बेजार आ चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रॉस रूट के ऊपर कैसा काम किया जाता है, तंजीमी ढांचे को कैसा मुस्तहकम किया जाता है और किस तरीके से जो है तो ग्रॉस रूट के ऊपर काम किया जाता है, आपको उसका तजुर्बा ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स के अंदर कैडर बेस कैसे तैयार किए जाते हैं, है क्या कुछ? अरे आप एमपी थे और आपके कन्नड़ के अंदर, गंगापुर के अंदर, वाजापुर के अंदर आपके पास सर्कलों में आपके पास में अध्यक्ष नहीं थे? इस तरीके से तंजीम चलती, इस तरीके से संगठन चलता क्या? सर जैसे कि अभी असद साहब का औरंगाबाद शहर में आना रहेगा, तो उस समय अगर असद साहब की तरफ से आप लोगों को दावत अगर आती है तो क्या आप जाएंगे? हमारी इतनी हैसियत, हमारी इतनी औकात नहीं कि उन्होंने हमको दावत देंगे और हम उसको ठुकरा दें। हमारी इतनी हैसियत, हमारा खत इतना ऊंचा नहीं कि उनके हुक्म की हम अदूली कर दें। लेकिन हमारे सीनों में जो नफरत, हमारे सीनों में जो तकलीफ है, हमको जो दर्द इम्तियाज जलील साहब ने दिया है, हमारे सियासी मुस्तकबिल ख़त्म करने की कोशिश की उन्होंने, हमारे कैरियर को पूरा बर्बाद करने की कोशिश की उन्होंने। मैं मेरे अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम वो कारपोरेटर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत दी, इसको कुव्वत दी, ज़मीन पर मजबूती से संभाले रखा, और आपने सबके गले में छुरी गिरा दी। और आप समझ रहे कि मैं तानाशाह? अरे इतना घमंड किस बात का, इतना तकब्बुर किस बात का? और कोई तो उनको बताए कि भाई आप बहुत घमंड और तकब्बुर में आ रहे। पूरा चापलूसों का टोला, पूरा खुशामद पसंदों का टोला उनके आसपास है, तो बस उनको लग रहा मेरी दुनिया ऐसी है, मेरी दुनिया ऐसी है। सदर कैसा होना चाहिए, सदर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी सदारत की कशिश कैसी होनी चाहिए कि लोग चाह करें उनसे मिलने की, लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो, उनकी बात के ऊपर गौर और फिक्र करें। और आप तो बिल्कुल चापलूसों के नरगे में डूबे हुए। आप काना फूसी में करने वाले लोगों की बात सुन के आप फैसले करते हैं। और बड़े अफसोस के साथ लोग कहना पड़ रहा है, हमको मालूम पड़ा है कि बीजेपी के लोग हमारी पार्टी चल रहे हैं, उनके कहने पे टिकट दिए जा रहे हैं, जनाब समीर राजूकर साहब के बोलने पे टिकट दिए जा रहे हैं। दो एजेंडा छोड़ करके कौन खुरैशी और कौन जोहेब और कौन नाम नवे नाम आ रहे, उनके नामों पर टिकट दिए जा रहे हैं। बूढ़ी लाइन के अंदर कौन सा टोपी वाला है, उसके पास में काला धन जमा किया जा रहा है। सारी चीज़ों के इंकशाफ होते जा रहे हैं। तो सर इसमें एक चीज़ सामने है कि कई बार एलिगेशन लगाए गए कि इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो पैसे लेकर नए लोगों पर नए चेहरे उतारे, इस पर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्यों तो कोई वजह नहीं है। आपने जिन लोगों को टिकट दिया उनका इमाम से कोई वास्ता नहीं। अरे वो तो इमाम के दुश्मन, मजलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए जद्दोजहद की, उन्होंने बेइज्जती की, बदतमीजियाँ की। ऐसे लोगों का घरों में टिकट लिया के था। 1.5 महीना पहले धन्ना सेठ अपना बोर्ड लगा दे रहा और खुलेआम कह रहा है कि टिकट तो मेरे घर पे चल गए, मैंने इतना अमाउंट दे चुका हूँ, और बराबर वैसे उनके घर तक टिकट पहुँच गया, बिल्कुल बराबर उनके घर तक टिकट पहुँच गया। जो लोग शिवसेना बीजेपी में काम कर रहे हैं, जिनके फोटोज आज भी उनके फेसबुक के ऊपर है, ऐसे लोगों को बिल्कुल तश्तरी पर रख के आप टिकट दिए जा रहे हैं। जो कारपोरेशन में कारोबार कर रहे हैं, जो कारपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर, सुनने में आने को उन्होंने लाखों रुपए देकर टिकट खरीदी। तो भाई इतनी जब आवाज़ें उठ रही है तो ठीक है, एक आवाज़ गलत हो सकती है, 2 आवाज़ गलत है, 100 आवाज़ गलत थोड़ी हो सकती। तो सर इस फिलहाल अब एमआईएम के विरोध में है, अपक्ष में, तो क्या लगता है आपको, आपका क्या बटन रहेगा, क्या आह्वान करेंगे आप? हम एमआईएम के विरोध में ही, हम इम्तियाज जलील साहब के विरोध में। और उन्होंने जिन लोगों को टिकट दिया, पूरा ना तजुर्बे का, और आप कह रहे हैं कि मैंने नौजवानों को लेके आया हूँ, मैं नौजवानों को लेके आया हूँ, उनको सियासत में आगे बढ़ा हूँ। आप जब एमपी थे तो उनको कारोबार से लगाना था। एक बार भी कभी आपने नौजवानों के लिए कोई ट्रेनिंग, पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले क्या? और डायरेक्ट नौसिखों के हाथ पे टिकट दे रहे, तो कारपोरेशन क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है क्या पॉलिटिक्स की? क्या वहाँ कारपोरेटर को तैयार किया जाता? वहाँ तो मंझे हुए लोग चलते हैं। और सबसे अहम बात, जिसको मराठी आती, जो मराठी भाषा को जानता, जिसको लिखना और पढ़ना आता, वही कारपोरेशन के अंदर कुछ काम कर सकता। इनको जितने लोगों को इन्होंने टिकट दिए, आप जाके देखो उनका सबका खुदा हाफिज है। सर आपकी उम्मीदवारी को लेकर आप क्या अपील करेंगे पब्लिक से? देखिए, हमारे साथ नाइंसाफी, तमाम शहर के लोगों से हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इम्तियाज जलील साहब ने, जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनती कारपोरेटर हैं, जिन्होंने ईमानदारी से समाज का और कौम की खिदमत का काम किया, ऐसे लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी की, ज़ाती मफाद की। उनका सबसे बड़ा ज़ाती मफाद ये है कि अगर ये 40-40 हज़ार के प्रभाग में से
अगर मेरे जैसा आदमी चुन के आ रहा, शेख अहमद साहब के जैसा आदमी चुन के आ रहा, जमीर खादरी के जैसा, रफत यार खान के जैसा, अबुल हसन हाशमी के जैसा, जफर बिल्डर के जैसा, विकास लड़के के जैसा, और मैं जो लोगों के अगर नाम नहीं ले सका तो खुदा इसको बुरा मत मानो। अगर ये लोग 40-40, 50-50 हज़ार के प्रभाग से चुन के आ गए तो आज इम्तियाज जलील साहब के पास कोई ओहदा नहीं है। उनको ये पूरा यकीन है कि पूरा शहर इनको सराव को उठाएंगे, इनको पूछेगा कौन? फिर कल ये सब आमदार और खासदार के दावेदार हो जाएंगे तो इनको पूछेगा कौन? सिर्फ अपनी जाती अना की खातिर, सिर्फ जाती अपने ओहदों की खातिर आपने सबके साथ नाइंसाफी की। और अभी भी आप मेरे कायदे मोहतरम का इंतजार करें कि वो कहेंगे तो मैं सरक जाऊंगा। आप आपके मुंह से कम अब तो अखलाकी तौर पे बोलो कि मैं आज के बाद कभी कोई आमदार का और खासदार का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं कभी कोई एमएलए का और एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप एक सवाल मेरा उनसे जाके कीजिए, देखो करते क्या। सर अगर वर्ष करो वो इम्तियाज जलील साहब अगर माफ़ी मांग लेते तो क्या आपका रुझान रहेगा? देखिए, माफ़ी तो मांग रहे हैं, अब मेरा सवाल सीधा ये है कि आपने वो कौन सा गुनाह अजीम किया, आपने वो कौन सा गुनाह आपके हाथ से सरजद हुआ जिसकी आप माफ़ी मांग रहे, उसका खुलासा भी कीजिए। आप जो उम्मीदवारी में खड़े हैं पैनल में अपक्ष में, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमको ये इत्तेहाद पैनल बना के खड़े करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एजाज जैदी साहब समाजी खादिम, आपने 4 इलेक्शन के अंदर उनके घर पर जाकर उनसे वादा करें कि आपकी पूरी बिरादरी के, आप शिया बिरादरी के पूरा वोट हमको दिलाइए, बहरी समाज के वोट दिलाइए, हम आपको टिकट देंगे कारपोरेशन, नहीं दिए। अब आपने इस बार वादा किया उनसे, आपने असेंबली इलेक्शन में उनको इस्तेमाल कर लिया, फिर वादा करें, नहीं दिए। दूसरी बार अयूब खान साहब एशियन के डायरेक्टर, मेरे कायदे मोहतरम असद अवैसी साहब के सामने इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी ने बैठ के वादा किए कि आप कांग्रेस छोड़ के हमारे स्टेज पे आ जाइए, हमको मदद कीजिए, इम्तियाज साहब के इलेक्शन में मदद कीजिए, हम आपको टिकट भी देंगे, पोस्ट भी देंगे। उनके साथ भी वादा खिलाफी कर दिए। हमारे गाजी सादुद्दीन पप्पू करानी साहब, उन्होंने राष्ट्रवादी में काम करते थे उनके, लेकिन हमको भी लगा बड़ी अच्छी बात है, इत्तेहाद मजबूत हो रहा, सबको लेके आए, उनको भी टिकट काट दिए। मैं दिन रात मट्टी हो गया मैं इस जमात के लिए, मैंने दिन को दिन रात को रात में देखा, और जितनी बैरूनी रियासतों की हमने दौरे किए ज़ाती सरफे से की, हमने कभी कोई चीज़ की तरफ उम्मीद नहीं किया, लेकिन क्या हमको एक टिकट मांगने का हक नहीं? तो मेरी तमाम शहर के लोगों से गुजारिश है कि खुदारा हमारे साथ में इन्होंने नाइंसाफ़ी की है, हमारे साथ में इन्होंने जुल्म जबर किया है, आप हमारे इत्तेहाद पैनल को जीता के हमारे साथ इंसाफ कीजिए। निशानी और बटन नंबर देखिए, पहली मशीन जो है ब्लॉक नंबर 6 की, उसके अंदर तोड़ देना है, जिसमें 5-5 नंबर के बटन दबाना, जिसमें अयूब खान साहब की एसी निशानी है, और उसके अंदर ही साथ में हमारी कंगा निशानी है एजाज जैदी साहब। उसी तरह आप जब दूसरी मशीन में आएंगे तो मेरी बहन शाहजहां बेगम, जिसको मैंने खड़े किया है, उसकी निशानी है चश्मा। उसी तरह तीसरी मशीन में जब जाएंगे तो गाजी सादुद्दीन 7वें नंबर पे, उनकी निशानी है कपाट। इन तमाम निशानियों को आप जिताइए, और खुदारा हम आपके खादिम हैं, हमारे ऑफिस सड़क के ऊपर मौजूद है, और हम 24 घंटे अवेलेबल है, हमको खिदमत का मौका दीजिए और हमसे खिदमत लीजिए।